नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई, पहला पेपर हमने कर लिया था, सेकंड पेपर करेंगे 7 मार्च का ही। सेकंड शिफ्ट का हम क्या है पेपर करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हमने कर लिया था। जिस बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट वाला नहीं देखा है सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि ना मैंने पहले भी बताया था कि डीएसएसबी का पैटर्न क्या है, बिल्कुल सेम मेथड के ही बार बार क्वेश्चन दिए रखे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि ना वो क्वेश्चन आप वैसे भी निकाल दोगे, कई बार फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो भाई सेकंड शिफ्ट का पेपर करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हमने कर लिया था, तो मैं मान के चलता हूँ आप सभी ने पहला पेपर जो था 7 मार्च का वो बड़ी अच्छे से किया है और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और सब अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए 7 मार्च सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मैंने यही बताया था, जो बच्चा भी मैथ का या मैथ में थोड़ा अपने आप को वीक समझता है तो उसको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है ना सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ा जाए। तो हमने देखा, क्या देखा भाई, देखिए कि एक राशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है। तो ब्याज की रेट बताइए। ठीक है, क्या बतानी है, ब्याज की रेट बतानी है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ ना वो लिखना चाहिए आपको। इसमें दिया, एक तो दिया टाइम, टाइम कितना दिया उसने, 40 साल दिया भाई। ठीक है, फिर उसने बोला कि प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। ठीक है, राशि का, राशि प्रिंसिपल मूलधन, क्या राशि तो मेरे को पता नहीं, तो प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का 4/5 भाग है, तो मेरे को प्रिंसिपल नहीं पता, तो मैं प्रिंसिपल को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो उसने बोला साधारण ब्याज क्या है, जो राशि है ना उसका 4/5 भाग है, तो राशि तो मैंने एक्स मान ली और उसका 4/5 भाग है, और रेट बताइए। तो ध्यान से देखिए, जो स्टेटमेंट इसने बोली हुई है हमने वो स्टेटमेंट लिख ली। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब कभी भी अर्थमेटिक का समय आए तो जो आपको स्टेटमेंट बोलता है ना क्वेश्चन, सबसे पहले वो स्टेटमेंट लिखने का कार्य है आपका। आसान से एक बहुत अच्छे तरीके से आप क्या है स्टेटमेंट लिखिए। अब क्या है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, उठा के पुट कर देंगे। एसआई उसने क्या बोला भाई, एक्स गुना 4/5, प्रिंसिपल मैंने एक्स मान लिया, रेट मेरे को निकालनी है, टाइम उसने 40 साल दे दिया, और अपोन में क्या आ गया, 100 आ गया। एक्स से एक्स कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 पे गया, क्लियर भाई। नीचे वाला कितने पे चला जाएगा बताइए, 5 दूनी 10, ये कितने पे चला जाएगा, 20 पे चला जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। उस तरफ जाके 2 इक्वल क्या हो जाएगा, रेट। तो रेट कितने प्रतिशत आ जाएगी, रेट 2% आ जाएगी, क्योंकि इस तरफ हो जाते हैं ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट कर दीजिए, मैंने वैसे कर लिया है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगी हमारी, 2% हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया है, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आपका कार्य क्या था, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना था। ठीक है, तो अगले सम पर चलें। मैं आपको बड़ी आसानी से इजी से करवाऊंगा, आप सभी को ध्यान से सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और हो सके तो ना आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे मैं इतनी बात करता नहीं। तो देखिए आप अपनी कॉपी ले लीजिए, आपको क्या करना है, उस कॉपी में आप बड़े आसानी से क्या करोगे, अपने पेपर वाइज लिख लीजिए, ये 7 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का उसका सॉल्यूशन, ये 7 मार्च भाई सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप अपने अच्छे से रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, देखिए भाई, यदि एक संख्या ये दे रखी है और 90 से पूर्णतः विभाजित है, तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। भाई देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी संख्या दे दी, ये 97y3x, तो इन y और x की जगह क्या रखूं मैं, कि वह संख्या 90 से भाग हो जाए। ठीक है, ये बोला उसने, समझ गए। तो जब कभी भी 90 से भाग होगा तो इसके पीछे यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसके पीछे 0 होती है, मान लीजिए ये संख्या किससे भाग होगी, 10 से भी तो भाग होगी।
ये संख्या 10 से भी तो भाग होगी, तो 10 से भाग होगी तो कहने का मतलब क्या है, यूनिट पीछे 0 है तो जो पीछे वाला जो संख्या होती है उसके पीछे भी क्या आता है, 0 आता है, उसके पीछे भी क्या आता है, 0 आता है। कहने का मतलब है x की जगह 0 लिख दूंगा, देखिए 97y30। जब मैं x की जगह 0 लिख दूंगा तभी तो हम किसी भी नंबर से जिसके पीछे 0 होती है उससे भाग कर रहे हैं, तभी वह संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मैंने बोला मान लीजिए कोई भी संख्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या है, मैं मान के चलता हूँ 50 मान ली मैंने, ठीक है। तो ये संख्या कब भाग हो सकती है, जब भाई उसने बोला 90 से पूर्ण तो विभाजित हो, भाई 90 से पूर्ण तो विभाजित हो, मत मान के चलिए इसके पीछे 50 मान ली थी, 50 के पीछे 0 है, तो एक संख्या वही तो भाग होगी जिसके पीछे 0 होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 100 के पीछे 0 है तो तभी तो ये भाग होगी, 250 है तभी तो भाग होगी, 30 है तभी तो भाग होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या के पीछे 0 है तभी तो वह 90 से भाग होगी। क्यों, क्योंकि क्योंकि बताइए, क्योंकि भाई इस 90 के पीछे 0 है, 90 का मतलब मैं सिंपल मान लेता हूँ यह संख्या 10 से भाग भी होगी, तो इस यूनिट डिजिट का पीछे 0 है तो उसी संख्या के पीछे 0 भी होना चाहिए। क्लियर। अब क्या है, x की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब उसने बोला y की जगह क्या रखूं, यह 90 से पूर्णतः विभाजित होता है। आप मेरे को ये बताइए 90 का मतलब क्या है, यह संख्या 9 से भाग होगी, तो यह संख्या पूर्णतः 9 से भी भाग होगी, ठीक है। और तो 9 से भाग होने के लिए क्या होता है, जो संख्या होती है ना उसका टोटल योग 9 से भाग होना चाहिए। तो टोटल योग संख्या क्या बना, 9 सत्ते सॉरी 9 सत्ते बोल रहा हूँ, 9 और 7 16, 16 और 3 19। तो 19 में मैं क्या जोड़ूं कि वह संख्या 9 से भाग हो जाए। आप बताओगे सर 9 तीन 18, 9 तीन 27, अगर 19 में मैं 8 जोड़ देता हूँ इसका योग 27 हो जाएगा और यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 27 करने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, तो y की जगह क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, तो y माइनस एक्स पूछा है, 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। फिर बता देता हूँ एक बार, उसने बोला वह 90 से पूर्णतः विभाजित करनी है। सबसे पहली बात, जो संख्या 90 से भाग होगी उस चीज़ को हमने दो चीज़ों से देखना है, एक तो 9 से भाग होनी चाहिए, एक 10 से भाग होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। देखिए 90 को फैक्टर किया 9 इंटू 10, तो जो भी संख्या है वह 10 से भी भाग होनी चाहिए और 9 से भी भाग होनी चाहिए। 10 से भाग होने के लिए एक कंडीशन है कि जो भी संख्या दी रहती है, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या दी रहती है, उसका जो पीछे वाला नंबर होता है ना, इकाई का अंक, वह 0 होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले x को 0 बना लिया। फिर जो भी संख्या 9 से भाग करनी है उस संख्या का टोटल योग 9 से भाग होना चाहिए। तो 9 7 16, 16 3 19, तो 19 में मैंने क्या है 8 जोड़ दिया, तो वह संख्या 27 9 से भी भाग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या है, यह राइट आंसर निकाल लिया। समझ गए भाई। चलिए आगे। उसने बोला P तथा Q का भार 12:10 के अनुपात में है। बिल्कुल है, ध्यान से सुनना, P Q का अनुपात 12:10 के अनुपात में है। क्लियर भाई। फिर क्या कह रहा है, उसने बोला Q का भार 25% से बढ़ जाता है। उसने बोला अगर जो Q का भार है ना उसका 25% बढ़ा देता हूँ। कैसे, देखिए पहले 10 था, 10 का 25% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए क्या बोला मैंने, भाई 10 अनुपात था, उसने बोला 25% बढ़ जाता है, तो 25/100, 25 चौका 100 और 10 को इससे कट करोगे तो 2.5 बढ़ गया। मतलब कि पहले 10 था, 2.5 बढ़ा तो 12.5 हो गया। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो उसने बोला Q का भार 25% बढ़ जाता है, पहले 10 था, 10 का 25% 2.5 होता है, तो मान लीजिए 12.5 हो गया। फिर उसने बोला एवं P तथा Q जो है, P तथा Q का कुल भार 50% से बढ़ जाता है। उसने बोला
पी तथा क्यू का कुल भार 50% बढ़ जाता। कुल भार का मतलब समझते हो? कुल भार का मतलब है पी क्यू का रेशो 12:10 है। इसका इनका टोटल भार कितना हो जाएगा 22, और टोटल भार कितना बढ़ गया 50% बढ़ गया। 50% का 22 का 50% मतलब क्या होता है 11 होता है। तो 22 का 50% 11 होता है। तो यह नंबर 22 और 11 कितना हो जाएगा 33 हो गया बढ़ने के बाद। इसका मतलब ये है, समझ में आया? क्लियर? बढ़ने के बाद कितना हो गया 33 हो गया। और हमने देखा 10 का 25% बढ़ने के बाद कितना हो गया 12.5 हो गया। अब मेरे पास टोटल नंबर भी है, क्यू भी है, तो पी का मान मैं निकाल सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे? टोटल में से क्यू को मैं लेस कर दूंगा। 33 में से 12.5 गया तो पी की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी कितनी 20.5। देखिए अब जो नई स्टेटमेंट थी वो भी मेरे पास है, पुरानी स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास है। क्लियर? समझ में आया? अब उसने क्या बोला है, आगे चलते हैं। उसने बोला यदि कुल भार, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट में, यदि कुल भार 132 किलोग्राम हो जाता है। उसने बोला यदि कुल भार 132 किलोग्राम, मतलब कुल भार हमारा कितना था 33 था। 33 की वैल्यू उसने कितनी बता दी बेटा 132 बता दी। तो मैं इसको कट करूंगा, एक ये कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4 होगी। तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या होगा? तो बढ़ोतरी के पश्चात पी की वैल्यू कितनी थी 20.5 थी। तो एक की वैल्यू 4 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 82 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई? क्लियर? तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से इस सवाल को हम कर सकते हैं। जिस बच्चे को एक बार थोड़ा समझ में ना आए ना, तो वह बैक जाके दोबारा इस क्वेश्चन को, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हुआ उसको देख सकता है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कल ये क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में, मैंने यही बोला था अगर इस प्रकार का जब कभी भी आपको स्टेटमेंट देखने को मिले, सबसे पहले हम उसके जोड़े बनाते हैं। जोड़े का मतलब क्या है, सबसे पहले बड़े नंबर वाला सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग वाला सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला सोल्व करेंगे, और इनके हम जोड़े बना लेंगे जिससे आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। जोड़े का मतलब कैसे, जैसे ये भाग वाला है, सबसे पहले इसका जोड़ा हम क्या है सोल्व करेंगे, फिर क्या हो गया ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, फिर मल्टीप्लाई का वाला सोल्व करेंगे। तो हमने देखा सबसे पहले भाग वाला सोल्व करेंगे तो 58। अब देखो अगर मैं इसका जोड़ा नहीं बनाऊंगा ना तो कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, वो पहले 4 दूनी 8 सोल्व कर लेगा और फिर इसको भाग कर देगा, जिससे कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो मैंने यही बोला था सबसे पहले हम जोड़ा बना लेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर सोल्व करेंगे भाग का, फिर उस भाग के बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई का। तो मैंने सोल्व किया 58 भाग में 4, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये आ गया 14.5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 8। ठीक है, फिर मैंने बोला आपको फिर जोड़े बना लीजिए बड़े नंबर को। बड़ा नंबर क्या है ये हो गया और ये हो गया मल्टीप्लाई का। तो 14.5 की 2 से करोगे तो 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 29 आ गया, प्लस 5 थी कितना हो गया 15 आ गया, माइनस क्या हो गया 8 हो गया। अरे तो 15 माइनस 8 कितना होता है बेटा 29 प्लस 7 होता है, तो ये हो गया 36। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 36 हमारा राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इस सवाल को भी कर सकते हैं। समझ गए? देखिए अब बात आती है घनाभ के अगले सवाल की। इन सवालों में आपको ना एक तो सबसे पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, उसने बोला एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। इसे दो बराबर घन के लिए काटा जाता है। दो बराबर घन है ना उनमें काट दिया जाता है। कैसे, देखिए मान के चलता हूं मैं, एक सेकेंड, मान लेते हम ये हमारा घन है, ठीक है। और ये तो दी उसने 40, ये दी उसने 20 और ये भी दी उसने 20। तो उसने अब क्या बोला, इसको दो बराबर भागों में काट दिया जाता है।
तो दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो ये भी तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो जो नीचे 40 थी ये कितनी हो जाएगी, ये भी तो 20 हो जाएगी ना, ध्यान से सुने, तो 20 हो जाएगी। तो अब उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, तो साइड क्या आ गई, मैं मान सकता हूँ जो क्यूब की साइड है वह क्या आ गई, तो मान लेता हूँ मैं साइड आ गई 20, क्योंकि सभी दो बराबर भागों में बांटता हूँ, तो ये भी 20 हो गई, ये भी 20 हो गई, और नीचे वाली भी 20 हो गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या हमारी 20-20 हो जाती हैं। तो साइड क्या आ गई हमारी 20 आ गई। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आप सभी को पता है, TS से क्या होता है बताइए, 6A स्क्वायर होता है। पर उसने बोला दो बराबर घनों में काटा जाता है, देखिए इसे दो बराबर घन के बराबर काटा जाता है, ठीक है, दो बराबर घन के। और फिर उसने क्या बोला, इन दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। घन, घन की बात कर रहा है क्यूब की, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा 6A स्क्वायर, ठीक है, का योग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो आप सभी को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। पर उसने क्या बोला, इन दो घनों को, तो ये जो क्षेत्र, ये जो टोटल सरफेस एरिया लिखा हमने एक घन का लिखा है, दो घन की बात करूंगा तो इनटू में 2 लिख दूंगा। अब लिख दीजिए, ये लिख दिया 6, ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी 20, इंटू क्या मानी थी हमने 20, क्लियर। दो गुणों की बात कर रहा है, दो, ये किसके बराबर है, इसने बोला आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये हमारा आ गया 4800 आ गया। 4800 किसके बराबर है भाई, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, क्लियर, समझ में आया। अब आगे क्या बोला, यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 160 सेंटीमीटर है, उसने बोला अगर जो भी आयत है उसकी लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई, इनका योग 160 सेंटीमीटर है, तो क्या बोला, तो आयत की लंबाई क्या होगी। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है भाई, 160 सेंटीमीटर टोटल योग है, क्लियर। अब इसमें से ना योग तो 160 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4800, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ लिख रखा है ना इसने, तो गुणा करने पर 4800 आना चाहिए। ऐसी संख्या क्या हो सकती है, ठीक है, तो उस प्रकार से हम कर लेंगे। मान लीजिए मैं राइट ऑप्शन ही उठा लेता हूँ 120, तो मान लेता हूँ एक 120 आ गई, एक 40 आ गई, ठीक है। तो क्या इनका टोटल योग 160 आ रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। क्या 120 की और 40 की गुणा करने पर 4800 आ रहा है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 4800 आना चाहिए, और L प्लस बी कितना आना चाहिए 160 आना चाहिए। तो मैंने देखा 120 और 40 नंबर ऐसा है जिनका योग तो 160 आ रहा है और इनकी गुणा करने पर 4800 आ रहा है। ये कैसे देखा, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लिए। देखिए अगर मैं ऑप्शन ए 80 पुट करता, मान के चलिए टोटल योग 160 है, 80 पुट करता तो दूसरी संख्या क्या होती 100 होती, तो इन दोनों का गुना 4800 नहीं आ रहा। इसी प्रकार मैंने 160 में एक संख्या 120 पुट की, फिर 40 की, और इन दोनों का गुना 4800 भी आ रहा है और 160 योग भी आ रहा है। तो इस प्रकार से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर भाई। तो बड़ी आसानी से इन सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया उसने, अगला क्वेश्चन दिया तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तथा उनके वर्गों का योग 1328 है। तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सुबह हो गई भाई। तीन संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब मैं सबसे पहले वर्ग ही लिख लेता हूं, 3 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है इनके स्क्वायर की बात कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इनके वर्गों का योग कितना दिया इसने 328 दी। अगर 25 और 9 और 49 को मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 83,
और 83 का योग 1328 दिया तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा 16। ये 16 क्या आया है, वर्ग आया है, संख्या नहीं आई। संख्या के लिए इसका क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। क्लियर। आप कहोगे सर रूट क्यों कर दिया, क्योंकि ये वर्ग लिख रखे थे। देखिए 9, तो 9 का वर्ग रूट कितना हो जाएगा 3, तो देखिए 3 का ही तो वर्ग लिखा था। 25, 5 का इसका रूट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये फिर क्या है 49, 49 का रूट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 16, 16 का रूट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से इनके वर्गों का योग का। फिर इन्होंने बोला तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमारी क्या आ गई 4 आ गई। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 3 चौक 12, 5 चौके 20, 7 चौक 28, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 28, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये तो था बेसिक, मैंने आपको बता दिया। इस सवाल को मैं वैसे भी कर सकता था। इसने बोला तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वही तो संख्या सबसे बड़ी होगी। जो बच्चे सबसे बड़ा अनुपात होगा वही तो संख्या बड़ी होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो इस 3:5:7 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 7 ही तो है। ठीक है। अब ये देखो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल कौन है, तो 7 का मल्टीपल ना ये होता है ना ये होता। मल्टीपल का मतलब है 7 से कौन नंबर भाग हो रहा है, तो 7 से ओनली एक ही नंबर भाग हो रहा है 28, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सी। तो इसको मैं सोल्व भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट देखूंगा। इसने बड़ी संख्या बोली तो मैं देखूंगा भाई इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है, तो मैंने देखा 7 अनुपात बड़ा है, तो 7 अनुपात बड़ा है तो इनमें ऑप्शन में से कौन सा 7 से भाग हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है भाग हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से गति से समान दिशा में चल रही हैं। ऐसा ही सवाल पिछले पेपर में भी था, उसमें अपोजिट डायरेक्शन था, इसमें सेम डायरेक्शन दे रखी है। अपोजिट डायरेक्शन वाला तो आपको मैंने क्लियर कर दिया था। तो उसने बोला सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, एक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। जब कभी भी बेटा सेम डायरेक्शन होती है ना तो x माइनस वाई होता है, ये मैंने बताया था। और अपोजिट डायरेक्शन जब कभी भी होती है x प्लस वाई होता है। तो 48 माइनस 35 कितना हो जाएगा बेटा 12 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आया क्या बताया मैंने। जब कभी भी सेम डायरेक्शन की बात करेगा, एक ही दिशा की बात करेगा, ध्यान से सुने, माइनस क्यों होता। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक चले, आप भी इसी साइड जा रहे हो और आपने क्या किया 1 घंटे में 10 किलोमीटर क्रॉस किया, और मैं भी इसी साइड जा रहा हूँ और मैंने 1 घंटे में 15 किलोमीटर क्रॉस किया। आपने 10 किलोमीटर क्रॉस किया, मैंने 1 घंटे में 15 किलोमीटर क्रॉस किया। तो जो आप यहाँ थे, आप यहाँ 10 थे, यहाँ मैं 15 हूँ, तो जो अपने बीच का डिफरेंस रहा वो यही तो रहा, 15 माइनस 10, 5 ही तो मीटर का फर्क रहा। तो इसीलिए ये क्या है माइनस हो जाता है, x माइनस वाई हो जाता है जब कभी भी सेम डायरेक्शन हो। तो लिख लिया यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं अब स्टेटमेंट। तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय कितना है, 33 सेकंड है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब आप सभी को पता है ये सेकंड में है और हमने आंसर भी देखा मीटर प्रति सेकंड में है। तो कल मैंने बताया था सबसे पहले हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप 12 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो मैंने बताया था मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से हम क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू में कितना टाइम दिया उसने 33 सेकंड दिया। ठीक है, कितना टाइम दिया उसने 33 सेकंड दिया। तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 एकम 3, 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, तो कितना आ गया 110 मीटर हमारा राइट आंसर आ गया। तो देखिए कितनी बड़ी आसानी से कर दिया। वही बोल रहा हूं मैं, पेपर आपको सीरीज में सोल्व करने हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो बताया था वो डीएसएसबी का रूल है भाई, सेम पोर्शन आता है। हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन चेंज होता, नहीं तो सेम पूछेगा आपसे, सेम। ठीक है। तो इस प्रकार से कल मैं ये बता चुका था अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं
सीरीज वाइज करवा रहा हूँ कि भाई जो आगे आने वाले पेपर हैं हर में इतना डिटेल से ना बताकर जो चीज़ पहले बता चुका हूँ उसको थोड़ा स्किप किया जाए, ठीक है। तो इसलिए भाई सीरीज में पेपर देखने हैं, प्लीज सीरीज में देखना, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए 13% की छूट के बाद एक वस्तु को 4,350 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है। 4,350 में बेचा जाता है, छूट कितनी दी उसने भाई 13% दी, तो अंकित मूल्य पहले का मूल्य, देखिए अंकित मूल्य का मतलब क्या है, पहले जो स्टार्टिंग में मूल्य क्या था। काफी बच्चों को ना यहाँ पे डाउट ये आती है सर 100/87 लिखे या 87/100 लिखे, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहा है। देखिए अंकित मूल्य पहले की बात कर रहा है, पहले तो आपके पास 100 ही राशि थी, पहले तो आपके पास 100 ही राशि थी, डिस्काउंट देने के बाद 87 हुई ना, तो उसने पूछी कौन सी राशि है, पहले की राशि पूछी है, तो पहले की राशि पूछी है, तो पहले राशि पूछी है, तो पहले 100 थी तो 100 ऊपर लिखा जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा 87, ये किस पे जाएगा बेटा 50 पे जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा 5,000 रुपये आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हर पेपर में, पिछले पेपर में भी हमने 3 सोल्व किया थे, इसमें क्या बोला ABCE लड़कियों की संख्या का औसत क्या है, बस औसत पूछा है। और ये सवाल भी हम पिछले में इससे मिलता जुलता कर चुके थे। A कितना है 300, B कितना है 500, C कितना है 600 और E कितना है, D नहीं पूछा, E पूछा 200। तो अगर मैं टोटल जोड़ता हूं और औसत के लिए यही लिख देता हूं मैं, एवरेज की बात कर रहा है तो जितने नंबर होते हैं ना उनको नीचे डिवाइड करना होता है, 1 2 3 4, तो 4 आदमी हैं या 4 संख्याएं हैं तो 4 से भाग करेंगे, एवरेज की बात कर रहा है ये, ठीक है। टोटल योग की बात नहीं कर रहा, एवरेज औसत क्या होगा, तो 500 300 800 1400 और 1400 और 200 हो जाएगा 1600, 1600/4 कितना आ जाएगा 400, तो इनका एवरेज कितना आ गया 400 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन दिया उसने मेरे को भाई 22 की पावर 92 इंटू 45 की पावर 85 इंटू 98 की पावर 51 है। बच्चों को साफ दिख रहा है, देख ला, ठीक है। फिर पूछा उसने 21 के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर पूछा है। सबसे पहले इकाई की बात कर रहा, पावर को मैं बाद में सोल्व करूंगा, सबसे पहले मैं लास्ट वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 दूनी 10, कितना हो गया 10, जीरो आ गई। जीरो का मतलब क्या है, जीरो की नंबर की संख्या आप किसी से भी गुणा करोगे या कुछ भी पावर होगी वह हमेशा जीरो हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जीरो। फिर सुनो क्या बोला मैंने, जब कभी भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको इकाई का स्थान पूछा है तो इकाई वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। मैंने देखा 5 दूनी 10, अब 10 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर लूँ जीरो आएगा पीछे, 10 की 10 से 20 से 25 से किसी से भी कर लूँ, या आगे करके देख लीजिए, 5 दूनी 10, 10 अठे 80, तो आया तो जीरो। तो जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करके देखना है, अगर लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका नंबर जीरो आ जाता है तो उसकी आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट जो है, जो इकाई का स्थान है वह जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ध्यान से आगे से कर पाओगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको एक चीज निकालनी है, हमको a की वैल्यू दी हुई है, a कितना दिया हुआ है √11 + 4√6 दिया हुआ है, तो हमको एक तो निकालना पड़ेगा a4 और एक निकालना पड़ेगा a²। कैसे, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है तो मैंने पहले a² निकालना पड़ेगा फिर a4 निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकलते हैं, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले
ए की वैल्यू दे रखी है और मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, इसका इसने खुद बोल दिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा जो ए है। तो 11 प्लस 4√6 है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11 प्लस 4√6 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ए की पावर 4 निकालनी पड़ेगी। और ए की पावर 4 निकालने का मतलब क्या है, ए की स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस नंबर का, ये क्या है ए का स्क्वायर है, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास ए की पावर 4 आ जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। तो 11 प्लस 4√6 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो देखिए ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखिए ए प्लस बी का बेटा होल स्क्वायर बन गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बेटा। होता है कि नहीं होता है। ए स्क्वायर क्या है हमारे, ए क्या हमारे पास इसमें 11 है, बी इसमें क्या है 4√6 है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या है पुट कर देंगे। समझे, यहाँ तक समझ में आया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप साथ के साथ नोट्स लिख लेना कि भाई आपको पता भी चलता रहे। तो देखिए ए स्क्वायर 11 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 16, और अंदर √6 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो 16 इंटू 6 हो जाएगा, तो कितना होता है 16 इंटू 6 96 हो जाएगा। प्लस 2ab, 2ab का मतलब है 2 इंटू 11 इंटू 4√6। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 चौके 88, तो ये क्या हो जाएगा 88√6 आ जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा 88√6 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या है बेटा, ए स्क्वायर भी आ गया, ए की 4 भी आ गया, तो मेरे को ये पता है 1 प्लस a4 ऊपर दिया है इसने और ए स्क्वायर नीचे दिया है। तो 1 प्लस, तो 100 ए4 क्या था हमारा 121 प्लस 96 कितना होता है बताइए, 121 प्लस 96 कितना होता है 217 प्लस 88√6। नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर हमारा कितना था 11 प्लस 4√6, ये कितना आ गया 217 प्लस 1 कितना हो जाएगा 218 प्लस 88√6 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा 11 प्लस 4√6 आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, खाली स्टेटमेंट को सोल्व किया है, ये आप समझ सकते हो। अब इस प्रकार से आगे आपको क्या करना होता है, अगर किसी बच्चे को पता हो, इसको हम क्या है रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो 11 माइनस 4√6 हो जाएगा अपॉन 11 माइनस 4√6 हो जाएगा। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो ये नीचे नंबर लिखा होता है ना, ये बीच में निशान प्लस का है तो ऊपर जाके मतलब कि साइड में जाके मल्टीप्लाई में जाके ये माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन प्रकार करना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 11 प्लस या 11 प्लस 4√6 था तो उसको उस तरफ जाके 11 माइनस 6 हो जाएगा। और आप सभी को एक चीज़ भी और पता होगी, जो ये नीचे का नंबर है इसको कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही तो नंबर हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस प्रकार से सोल्व करते हैं। ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 11 का स्क्वायर माइनस 4√6 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से नीचे बेटा इनको सोल्व किया जाता है। और ऊपर वाले नंबर को कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर वाले नंबर को सोल्व करते हैं, पहले 218 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 218 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 2398। फिर क्या है 218 को 4√6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने 218 को मल्टीप्लाई किया, माइनस का निशान आ जाएगा, तो 832, ये आ गया 872√6 आ गया बेटा। फिर हमने क्या करना है, ये तो हो गया। अब सेकंड नंबर को 88√6 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 88 को 11 से करूँगा तो 968√6 आ जाएगा।
फिर माइनस 88√6 को 4√6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 88 गुणा 4 और √6 की मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, √6 से करूँगा तो रूट हट जाएगा, 6 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2112 आ जाएगा। कैसे किया समझ में आया? 88 देखिए बेटा 88√6 की मल्टीप्लाई 4√6 से करूँगा तो 88 गुणा 4 और √6 इंटू, देखिए √6 है, किसी भी नंबर की सेम तो कोई भी नंबर हो रूट से गुना करेंगे तो रूट हट के वह नंबर बच जाएगा 6 आ गया ये, तो इनकी मल्टीप्लाई की है हमने, ठीक है। तो तब 16 के क्या आया 2112 आ गया। नीचे मैंने बताया ही था कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर क्या है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, देखिए 4√6 का स्क्वायर करूंगा इसका मतलब है 4 चौक 16 और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 6 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आप क्या है इनमें से माइनस कर लो, घटाने के बाद हमारा राइट आंसर आ जाएगा 286 प्लस 96√6/25, 121 में से 96 गया तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसी प्रकार ऊपर 2398 में से 2112 घटा लीजिए और 872 प्लस 968 इनको लेस कर लीजिए तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की एक एक पॉइंट तोड़ के बताने की कैसे कहाँ से चीज़ लेके आया हूँ और किससे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है √14 प्लस a√3, आगे उसने दिया √8 प्लस √6, तो इसमें हमको बतानी है फाइंड द वैल्यू a की वैल्यू करने के लिए मैं लिख देता हूं दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड कर लेता हूं। आप कहोगे सर स्क्वायर बोथ साइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड कर लेता हूं। तो मैं बोल देता हूं इस प्रकार का जब भी आपको सवाल दिखे आप क्या कर लोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या है बेटा √14 प्लस a√3 का स्क्वायर इक्वल √8 प्लस √6 का स्क्वायर। तो बेटा इस स्क्वायर से अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा तो ये नंबर क्या बच गया 14 प्लस a√3 बच गया। इसी प्रकार बेटा अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो ये क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, जो कि फॉर्मूले में तोड़ना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमको तोड़ना पड़ेगा। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा 8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू √8 इंटू √6। तो 8 का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा प्लस 2ab 8 6 48 और 2 दूनी 4 सॉरी 2 रूट क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए आगे वाला तो 14 प्लस a√3 ही रहेगा। इसी प्रकार 8 6 14 हो जाएगा प्लस 2√48 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये भी बाहर आ जाएगा 14 प्लस a√3। देखिए जिस भी नंबर का अंदर स्क्वायर बन रहा है तो देखिए 16 का रूट क्या होता है 4 होता है ना, तो जो रूट बनेगा ना वो संख्या बाहर निकल आती है। 14 प्लस बाहर निकलने का मतलब है इसका रूट बन रहा है, ये किसी न किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये है 4 का, तो 4 नंबर बाहर निकल आएगा तो अंदर क्या बचेगा ओनली 3। तो ऐसे ही कोई भी नंबर अंदर बच जाते हैं और उनको आप फैक्टर में तोड़ते हो और किसी के भी स्क्वायर बनते हैं ना वो नंबर बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ये इतना लंबा सवाल नहीं था, फिर भी मैं एक पॉइंट क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि एक भी बच्चा ना रहे। तो बच गया 14 a√3 इक्वल, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ लिख सकता हूँ 14 4 दूनी 8 8√3 हो जाएगा। 14 उस तरफ जाएगा तो 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास √3 से मैं कट कर लेता हूँ ना, उस तरफ जाने के बाद 0 हो जाएगा, √3 से √3 कट चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी बच जाएगी 8 बच जाएगी।
तो ए की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 8 बच जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 जो है हमारा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है भाई, बड़ी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी और मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा क्या दिया। उसने दिया कि कुल संख्या जो है ना, जो नीचे आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या 8,000 रुपये है। आगे अब कुछ भी दे रखा है उसको सोल्व कर लेंगे। P1 एक स्टेटमेंट दी उसने, P1 स्टेटमेंट दी C1, C2, C3 तथा C6 द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की औसत क्या है, औसत पूछा हुआ है। तो सबसे पहले C1 कितना है 15%, C2 कितना है 5%, C3 कितना है बेटा 10% और C6 कितना है बेटा 30%। तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 30 60, तो 60% आ गया इन सभी का टोटल। ठीक है, 60% आ गया। तो मोबाइल संख्या बेची गई है, बेची मोबाइलों की कुल संख्या थी 8,000। 8,000 का अगर आप 60% करोगे बेटा तो 0 से 0, 0 से 0, तो 0 0 8 6 48, 4800 क्या आ गई, संख्या आ गई। यहां से क्वेश्चन गलत हो सकता है पर उसने क्या बोला है, औसत, एवरेज। एवरेज का मैंने ऊपर बताया था, जितने मेंबर दिए गए हैं उनसे भाग भी करना होता है। कितने मेंबर दिए गए हैं, C1, C2, C3, C6, 4 मेंबर दिए गए हैं। तो एवरेज निकालने की बात कर रहा है, तो 4 से भाग कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 0 की 0। तो P1 आ गया बेटा मेरे पास 1200। P1 की वैल्यू क्या आ गई, 1200 आ गई। इसी प्रकार P2 बोला उसने, P2 क्या बोला, C4 तथा C5 द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का योग। C4 मेरे पास है बेटा 15%, C5 है मेरे पास बेटा 25%। 25 और 15 क्या हो जाएगा बेटा, 30 और 1 40, तो 25 और 15 हो जाएगा बेटा 40%। तो 40% योग पूछा है, तो 8,000 का 40% निकालूंगा तो आप निकाल लीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 8 0 0, 8 0 0, 3200। तो ये आ गया बेटा 3200। फिर उसने बोला P3 उसने बोला C6 तथा C3 द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या के बीच का अंतर, बोल रहा है डिफरेंस। तो C6 कितना है बेटा, यहाँ पे देख पा रहे होगे 30 है, और C3 कितना है बेटा 10 है। तो 30 माइनस 10% कितने के बराबर होगा, 20%। मतलब कि 8,000 का 20% निकाल लीजिए, 0 की 0, 0 की 0, 0 0 0, 8 दूनी 16, ये आ गया। तो मैंने जो उसने स्टेटमेंट दी थी, हमने एक एक बड़ी आसानी से, बड़ी प्यार से हमने इनको सोल्व कर लिया। अब उसने पूछा क्या है, ध्यान से सुनो, लास्ट लाइन में P2 माइनस, उसने पूछा मेरे को P2 माइनस P1 प्लस P3 क्या होगा, ये उसने पूछा है। हमने P2 सोल्व कर लिया, P2 हमारा कितना आया 3200 आया, माइनस P1 हमारा कितना आया 1200, P3 हमारा कितना आया 1600। तो 3200 माइनस कितना हो गया, ये 2800 हो गया। तो कितना आ गया 400 आ गया। तो राइट आंसर हमारा कितना आ गया 400 आ गया। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है बेटा, राइट रहेगा। समझ गए, मेरे ख्याल से हर बच्चा इस सवाल को समझ गया होगा। क्लियर भाई, समझ गए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, विनय एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदता है। मान लीजिए उसने कोई भी खरीदी 1500 रुपये की चीज खरीद ली, ठीक है, और वह यातायात पर 500 रुपये खर्च करता है, और भाई उसने 500 रुपये और इस पर खर्च कर दिए, ठीक है, और इस वस्तु को बेचने पर उसे अब भी कितने का 500 रुपये का लाभ होता है। तो ये टोटल वस्तु कितने की हो गई, 2000 की पड़ी, क्योंकि 1500 की तो मान लीजिए आप कोई भी एक फ़ोन लेके आए, आप 1500 रुपये का फ़ोन ले आए और आपने आते ही उस पर स्क्रीन गार्ड लगाया, उसका फ्लिप कवर चढ़ाया, तो आपके 500 रुपये और लग गए। तो आपके टोटल कितनी अमाउंट लगी, 2000 रुपये अमाउंट लगी ना। तो आपको तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, जो आपने टोटल सीपी पढ़ा वो तो आपका 2000 का पड़ा ना, ठीक है। फिर उसने बोला इस वस्तु के बेचने पर उसे 500 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ प्रतिशत बताऊंगा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट हुआ उसको 500 रुपये का, क्लियर। किस पे हुआ, जो वस्तु खरीदी उसने कितने की खरीदी थी बेटा, 2000 की। टोटल उसको कितने की पड़ी थी वो वस्तु, 2000 की पड़ी थी। तो 2000 और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा।
दो जीरो से दो जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, ये कितना आ गया 25%। तो राइट आंसर क्या आ गया 25% आ गया। इसने क्या दे रखा है 20, नहीं 20 नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा सी 25% इसका राइट आंसर रहेगा भाई। तो 14 का ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, जो राइट आंसर की में गलती हो जाती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर तो 25% ही आएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा 25% इसका बेटा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला दिया उसने, एक स्कूटर P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। ठीक है, एक P की दूरी है, ये रहा, ये कितने की स्पीड से गया बेटा 40 की स्पीड से गया। Q से P तक वापिस आया ये उसी साइड से, ये कितने की स्पीड से आया बेटा 30 की स्पीड से आया। तो स्कूटर की औसत गति क्या है बेटा, एवरेज पूछा है। जब कभी भी एवरेज निकालना हो तो आप कभी मेरा वीडियो आपने नहीं देखा होगा काफ़ी वीडियो बच्चों ने, तो छोड़िए, मैं बेसिक से ही बताता हूँ, नहीं तो उस ट्रिक से हम 1 मिनट में कर सकते थे। तो बेसिक तो क्या फॉर्मूला होता है सभी को पता है सर, 2xy और अपॉन में x प्लस वाई। कहने का मतलब क्या है 2 गुणा 40 गुणा 30 अपॉन में x प्लस वाई का मतलब क्या है 40 प्लस 30। अगर आप देखोगे तो मैंने देखा कितना 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 240 आ गया, नहीं 2400 आ गया, और नीचे कितना आ गया 70 आ गया, जीरो से जीरो गई, तो मेरा आ गया 240/7 जो है एवरेज आ गया, राइट आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। नहीं तो अगर आप वीडियो देखते तो हम डायरेक्ट हो जाता इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा, एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई 90 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का आयतन वॉल्यूम बेटा इसका कितना होता है, क्यूबॉइड की बात कर रहा है, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट होती है बेटा, और वॉल्यूम इसने कितना दिया 64,000 बेटा 800 दिया, और लेंथ कितनी दी बेटा उसने 90 दी, ब्रेथ कितनी दी उसने बेटा 60 दी, और हाइट उसने मेरे से पूछी है। बस अब आप क्या करोगे, इसकी नौचिक चम्मन सो को इससे कट करोगे तो आपका क्या है राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हाइट आपकी कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। बस कट ही करना था इस फॉर्मूले में पुट करके, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला सम देखिए बेटा, अगला सम है 17। उसने बेटा ये मेरे को टेबल दी हुई है और उसने मेरे को ये चीज़ें बताई गई हैं, पर उसने एक चीज़ें मेरे को मेंशन की, जो विक्रय मूल्य होगा ना, जो एसपी होगा वो इसमें पुट करके आएगा, इसने बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे पुट कर सकते हो और ये बताना है इनमें से 3 कथन में से कौन सा ठीक है। तो बेटा मैं टाइम ज़्यादा ना लगे, आप भी करके देख लेना, मैं राइट वाला ऑप्शन ही उठा लेता हूँ बी। इसने बोला करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसने बोला A1 के अंकित मूल्य का वस्तु A1 के विक्रय मूल्य का अनुपात ये है 10:9 है। तो आपको देखना निकाल के क्या ये ठीक है रेशो या गलत है। तो A1 का अंकित मूल्य देखिए बेटा, A1 का अंकित मूल्य है 400, तो मैं लिख सकता हूँ A1 का अंकित मूल्य कितना है बेटा 400। फिर उसने बोला तथा A1 के विक्रय मूल्य, और A1 का विक्रय मूल्य, किसी भी चीज का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, स्टेटमेंट में दे रखी है। तो A1 का ही पूछा है, अंकित मूल्य कितना है 400 है बेटा, माइनस अंकित मूल्य कितना बेटा 400 इंटू डिस्काउंट, छूट कितने की मिल रही है बेटा इसको 10% की मिल रही है, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 100, जीरो से जीरो 400 माइनस 40 बच गया बेटा, 400 माइनस 40 कितना हो गया 360 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया A1 का SP आ गया बेटा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे A1 का अंकित मूल्य है तो उसने कितना दे रखा था 400। जब मैंने उसके फॉर्मूले में विक्रय मूल्य वाले में पुट किया तो A1 का विक्रय मूल्य मेरे पास आया बेटा 360। इनका रेशो कितना आना चाहिए 10:9 आना चाहिए, जीरो से जीरो 4 एकम 4 जीरो 4 निम 36 10:9 आ गया। इसका मतलब जो ये इसने स्टेटमेंट दी है ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10:9 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन उठा उठा के करने थे सोल्व और देखना था कि ठीक है गलत। जैसे कि डी अगला ऑप्शन दिया A1 तथा A2 का कुल अंकित मूल्य है तथा A1 A2 के विक्रय मूल्य का ये प्रतिशत है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो जाएगा। टाइम ना लगे इसलिए मैंने करके दिखा दिया आपको ठीक वाला ही। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है बेटा, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या बोला इसने, दो पाइप जिसको P1 तथा P2 एक खाली टंकी में क्रमशः 6 घंटे तथा 48 घंटे में भर सकते हैं। भाई एक P1 पाइप है, एक P2 पाइप है, ये 6 घंटे में भरता है, P2 पाइप 8 घंटे में भरता है। फिर उसने बोला पाइप P3 है, उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। P3 की जो वैल्यू है माइनस, खाली करने का मतलब क्या है, -16 घंटे में करता है। तो आपको इनको एलसीएम लेना है सबसे पहले, आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहले हमारा काम है एलसीएम लेना। एलसीएम हमारा कितना आ गया बेटा, 48 आ गया। ठीक है, तो 6 पे कितने पे जाएगा, 6 × 48, 8 × 48, 16 × 48 और -3। -3 का मतलब क्या है, ये घटा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों पाइप P1 तथा P2 को खोला जाता है तथा 3 घंटे बाद पाइप P3 को खोला जाता है। कहने का मतलब क्या है बेटा, पहले 3 घंटे जो है ना, दो ही पाइप चले। कौन कौन से चले, एक तो बेटा P1 चला और एक कौन सा चला, P2। देखिए पहले 3 घंटे ये दो ही पाइप चले और दो पाइप 1 घंटे में कितना पानी भर देते हैं, 8 और 6 14 भर देते हैं। 3 घंटे में कितना भर देंगे बेटा, 42 पानी भर देंगे। अब हमारे पास टोटल कितने लीटर पानी था, 48 लीटर पानी था। हमने भर कितना लिया बेटा, 42 लीटर पानी भर लिया है। 48 में से 42 लीटर गया, तो अब हमारे पास शेष कितना पानी बचा हुआ है बेटा, 6 लीटर पानी हमारे पास अब शेष बचा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। आपको ये भी समझ में आ गया कि कितने लीटर पानी बचा हुआ है या कितने नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, अब P3 को भी खोला जाता है। अब P3 भी आ गया, अब ये तीनों आ गया, तो टंकी को संपूर्ण कितने घंटे में भरा जाएगा, टाइम बताना हमको। तो देखिए P3 भी खोल दी, 8 × 6 14, 14 - 3 कितना हो जाएगा, 11। मतलब कि अब हर घंटे कितना शेष बचा हुआ हमारे पास, 6 बचा हुआ है। और अब आगे P3 भी आने के बाद ये कितना भरेंगे, 11 भरेंगे। ठीक है, तो इतने घंटे में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला। अब ये तीनों पाइप आ गई, तो P1 और P2 तो भरते हैं और P3 निकालते हैं। सेम तीनों पाइप एक साथ नल चल रहे हैं, तो 8 × 6 14, P1 P2 तो भरते हैं और उनमें से P3 अकेला पाइप क्या है, 3 लीटर निकाल देता है। तो 14 में से 3 लीटर गया तो 11 लीटर बच गया और 6 लीटर पानी शेष बचा था। अब वे 11 लीटर भर रहे हैं। इससे पहले हमारे कितने घंटे लग चुके हैं, 3 घंटे लग चुके हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, इससे पहले हमारे 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। शेष हमारे पास कितना बचा हुआ है, 6 लीटर बचा हुआ है, पर हम भर कितना रहे हैं, हम 11 लीटर भर रहे हैं। तो कितना इसको सोल्व करेंगे, 11 × 3 = 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 39, 39/11 घंटे में ये इसको पूरा कंप्लीट इसको भर देंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ गए, समझ में आया। देखिए 6 लीटर पानी भरा बचा हुआ था हमारी टंकी में भरना, पर अब आगे ये कितना भरेंगे, 11 भरेंगे, 6/11 भरेंगे और 3 घंटे हमारे पूरे पहले लग चुके थे। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 19वां क्वेश्चन। एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ हैं, B1 तथा B2 का अनुपात 5:7 का है। जब 12 लीटर के मिश्रण को कंटेनर से निकाल दिया जाता है तो उसे B2 में बदल दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने बोला जो भी मिश्रण था ना, उसमें से 12 लीटर निकाल कर और B2 में डाल दिया भाई। ठीक है, तो B1 तथा B2 का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में कंटेनर था B1, उसमें कितने लीटर पानी था, बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन होता है ना, हर टीचर कई मेथड से करवा सकता है। मैं भी इसके 3 मेथड करवा सकता हूँ। एक तो रेशो इक्वल वाला करवा सकता हूँ, एक मेथड आपका डायरेक्ट ऑप्शन से करवा सकता हूँ और एक मेथड में आपका बेटा किससे करवा सकता हूँ बताइए, एक मेथड में आपका एक्स से करवा सकता हूँ। तो जो इसके लिए इजी रहेगा ना, मैं सबसे पहले उसको करवाऊंगा आपका। देखिए उसने क्या बोला मेरे को, जो B1 और B2 का रेशो दिया
5:7 दिया। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ गए। जो भी इनका मिश्रण था, जो भी इसका मिक्सर आया, उस मिक्सर में से 12 लीटर निकाल के किसको दे दिया, B2 को दे दिया। मतलब कि वह किसको दे गए हमको, मिश्रण में से निकाला। मिश्रण तो दोनों का सेम है, तो मिश्रण में तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना, पर किस में डाल दिया, ये B2 में डाल दिया बेटा। बस यही चीज समझनी थी। अब आप क्या है क्लियर कर दोगे। तो बेटा मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं बेटा 5x मान लेता हूं, और इसको मान लेता हूं बेटा मैं 7x मान लेता हूं। ठीक है, अब देखिए 5x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, और 7x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिश्रण निकाल दिया जाता है, मिश्रण निकाल दिया जाता है। तो मैंने मिश्रण निकाल लिया, पहले में से 5 निकाल लिया, दूसरे में से 7 ही निकाल लिया, तो मैंने सेम ही मिश्रण निकाल लिया, तभी तो 12 लीटर मिश्रण बना। तभी तो देखिए ये कितना लीटर मिश्रण है बेटा, इनका दोनों का मिक्सर कितना है, 12 लीटर है। कैसे है, 5 और 7। तो कहने का मतलब है पहले जो था उसमें से 5 निकल गया, दूसरे में से क्या था बेटा, 7 निकल गया। तो ये मिश्रण मैंने निकाल लिया। तो पहले में से 5x में से मैंने 5 लीटर, 7x में से 7 लीटर निकाल लिया। अब उसने क्या बोला, तथा उसे B2 में बदल दिया जाता है। B2 का मतलब क्या बेटा, जो मिश्रण हमने निकाला था ना, खाली एक व्यक्ति को दे दिया। किसको दे दिया, B2। B2 क्या था बेटा, 7 था, तो खाली किसको दे दिया हमको, जो ये मिश्रण था ये ओनली किसको मिल गया बेटा, B2 को मिल गया, 12 को। और अब रेशो कितना हो जाता है बेटा, 2/3 रेशो हो जाता है। अब रेशो कितना हो जाता है बेटा, 2/3 रेशो हो जाता है। अब बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। 5 दिए 15x माइनस 5 दिए 15, 7 दूनी 14x माइनस 7 दूनी 14 प्लस 12 दूनी 24। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा 25। क्लियर। अब उसने बोला बेटा शुरू में जो कंटेनर B1 था, शुरू में हमारे पास B1 कंटेनर क्या था, आप कहोगे सर 5x था या 5 था। तो 5x, तो उसने पूछा 5x था, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है 25। 25 पंजे कितना होता है बेटा, 125। तो 125 लीटर था उसके पास स्टार्टिंग में। तो राइट आंसर क्या आ गया बेटा, सी जो हमारा राइट आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, सी जो हमारा राइट आंसर आ गया। ये था बेटा बिल्कुल जिसके दिमाग में ये थोड़ा मेथड आ गया ना बेटा, उसका बिल्कुल राइट मिनट में निकाल दोगे। नहीं तो दूसरे मेथड से समझा सकता हूँ, उसमें आप पजल हो जाओगे। ये मैंने बेसिक समझाया है। उसने बोला बेटा मिश्रण निकाल दिया जाता है 12, तो 12 का मतलब इनका मिश्रण ही तो जोड़ के 12 बना था बेटा। तो पहले में से मैंने पहला ही निकाल लिया, दूसरे में से मैंने दूसरा निकाल लिया, और जो मिश्रण था ना खाली बी को दे दिया बेटा। देने का मतलब क्या है, आपकी संख्या बढ़ा दी बेटा, मतलब जोड़ करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को सोल्व कर लिया हमने। जिसको जिस सवाल में थोड़ी दिक्कत लगे ना वो बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर लिया करो अपने क्वेश्चन को। क्लियर। अगला बोला 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 34% से बढ़ा दिया जाता है तथा कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। बेटा सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई वस्तु 100% थी, प्रतिशत का मतलब 100 है, उसमें 34% बढ़ गया, कहने का मतलब क्या है 134। तो रुपये कितने बढ़ गए, 51 बढ़ गए। मतलब 51 का मतलब क्या है, जो बढ़ी हुई राशि कितनी थी बेटा, 34% थी, इसी की तो वैल्यू उसने 51% दी है, 51 रुपये दी है, सिंपल सी बात। उसने बोला 1 किलोग्राम चीनी को 34% बढ़ा दिया जाता। मान ले पहले वह चीज 100% थी, फिर वह चीज क्या है 134 हो गई, तो 34% बढ़ाने के बाद 51 रुपये बढ़ गए। मतलब 34% की वैल्यू बेटा कितनी है, 51 है। 34% की वैल्यू बेटा कितनी है, 51 है। ठीक है, अब क्या करना आपको, कुछ भी नहीं करना, अब आपको सिंपल उठाना है और सोल्व कर देना है। क्लियर। तो मैं कर सकता हूं इसको 100% के लिए, पहले 100 की वैल्यू निकाल लेता हूं, 51 अपॉन 34 गुना में 100, 17 51, 17 दूनी 34, और ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ देखिए सेम है, 51 रुपये है ना, हाँ 51 रुपये, और कितना था बेटा 34% और इंटू में 100, तो 17 51 और 17 दूनी 34, तो ये कितने पे जाएगा 50 पे। तो 50 की गुना इससे करेंगे तो कितना आ गया बेटा 150 आ गया। ठीक है, ठीक है,
कोई इशू नहीं है। तो कितना आ गया, 150 आ गया। तो 150 क्या आ गई बेटा, या 100% की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कितने की निकाल ली है, देखिए यहाँ पे हमने 100% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 150 आ गई। और बढ़ कितनी जाती है बेटा, 51 रुपये बढ़ जाती है। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 102, 201 रुपये हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 201 रुपये हो गया। कहने का मतलब क्या है, समझ में आया। देखो बेटा, जो ये 100 रुपये आया है, ये क्या आया है, ये आया है जब राशि नहीं बढ़ी थी। जो पहले राशि थी, जब आपके पास जो राशि थी, 100 रुपये बोल रहा हूँ, 150 रुपये, जो आपके पास पहले राशि थी वो कितनी आई है, 150, 150 आई है। बढ़ने के बाद कितने, 34%, और बढ़ने के बाद कितने रुपये बढ़ गए बेटा, 51 रुपये बढ़ गए। तो कितने की होगी, 251। तो उसने पूछा नया मूल्य बताइए, मतलब कि बढ़ने के बाद का मूल्य बताइए। बढ़ने के बाद का मूल्य आ गया बेटा 251। अगर आपसे पूछा जाता पहले का मूल्य बताइए, तो पहले का मूल्य आ जाता बेटा 150। तो इस प्रकार से दोनों बता दिए मैंने, किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। सभी को ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको समझ लिया, ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसने पूछा बेटा नया मूल्य बताइए। बेटा आपके पास प्रतिशत का मतलब हमेशा 100 मानना होता है, और बढ़ के आपके पास कितना हो गया बेटा, 134% हो गया। मतलब कहने का क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, 100% तो है बेटा हमारा पुराना मूल्य है। पुराना मूल्य का मतलब बेटा क्या है, जो हमारे पास पहले ही था। और 134% बेटा क्या है, घटकर या बढ़ने के बाद जो भी आता है वह होता है हमारा नया मूल्य। तो यहाँ पर हमारा बढ़कर आया है, तो ये हो गया बेटा नया मूल्य, ये हो गया बेटा हमारा पुराना मूल्य। क्वेश्चन में पूछा क्या गया बेटा, नया मूल्य पूछा गया है, मतलब कि 134% की वैल्यू पूछी गई है बेटा। और आपको एक चीज बता दूं, जब कभी भी आपसे जो पूछा जाता है ना बेटा, वो हमेशा गुणा में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। जो भी कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाए, वो हमेशा गुणा में आएगा। और जो कोई भी रुपये दे रखे हैं ना बेटा, वो हमेशा ऊपर आते हैं। समझे, उसने रुपये कितने दे रखे हैं बेटा, 51। हमेशा नया मूल्य है, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा नया मूल्य है। नया मूल्य कितने रुपये बेटा, 51। ठीक है, कितना प्रतिशत बेटा, 34। हमको नया मूल्य कितना है बेटा, 134 है बेटा। इसको कट करेंगे, 17 51, 17 दूनी 34, 2 6 12, 2 से 14, 67 दिए 7 21, 201 रुपये आ गया। तो नया मूल्य तो आ गया हमारा बेटा 201 रुपये। आपसे पेपर में पुराना मूल्य भी तो पूछ सकता है ना, पुराना मूल्य बताइए। पुराना मूल्य भी बता देंगे बेटा। मैंने बताया रुपये हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं बेटा, ऊपर 51, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 34। पुराना मूल्य हमारा कितना था, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था 100, तो पुराना मूल्य हो गया बेटा 100। तो ये 17 ये 51, और 17 दूनी 34, ये गया 50 पे, तो ये कितना हो गया 150। तो पुराना मूल्य हमारे पास हो गया 150, 150। तो बेटा समझ में आया, आपसे नया मूल्य पूछा था 201 रुपये आ गया। आने वाले पेपरों में कभी आपसे पुराना मूल्य भी पूछ सकता है, तो पुराना मूल्य इस प्रकार से निकल जाएगा। तो जो मैंने ऊपर बताने की कोशिश करी है, समझ गए होगे आप मैं क्या समझाना चाह रहा था। जो भी आपके पास स्टार्टिंग में वैल्यू होती है वो 100% के लिए होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर वो बोलता घटने के बाद, तो वो चीज़ 100 में से ही तो घटेगी, क्योंकि हमारे पास पहले 100 थी। बढ़ने के बाद 100 में ही तो जुड़ेगी। इसमें बढ़ने के बाद बोला है तो 134 हो गया, घटने के बाद बोलता तो 67 हो जाता, सॉरी 66 हो जाता, 66 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते थे। तो बेटा आज का हमने पेपर किया, और प्लीज मान के चलिए आप ना सीरीज में पेपर सॉल्यूशन करिए, और ना आप अपने नोट्स बनाते चलिए, समय भी है, लास्ट में रिवाइज भी हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पीडीएफ भी आप मेरे से प्रोवाइड करवा सकते हैं या ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय।